नमस्कार दर्शकों, प्रद्युम्न ज्ञान कुंड में आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जो आपको एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव लेवल तक मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है और तैयार भी है। मैसूर राज्य में आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा चल रही है, जिसमें अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच हुई लड़ाइयों का जिक्र हम कर रहे हैं। हमने देखा अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच 4 लड़ाइयां हुई, जिसमें से शुरुआती दोनों लड़ाइयों का जिक्र हम पार्ट 1 में कर चुके हैं। आगे के आज पार्ट 2 में हम बाकी दोनों लड़ाइयों का जिक्र अच्छे तरीके से करेंगे और इस पूरे टॉपिक को बेहतरीन तरीके से समाप्त कर लेंगे। चूंकि यह आपके समक्ष बार बार आता है और चर्चा का विषय बना रहता है, इसलिए एकेडमिक लेवल से कंपटीशन लेवल तक बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाने के कारण आज हम इसे बेहतरीन तरीके से सीखेंगे। चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हरि बाधा जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर सजू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना वनमाली उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पर जाएं वीर अनेक। इसी मोटिवेशन के साथ आज हम अपने टॉपिक को शुरू करेंगे। उससे पहले पिछले पार्ट में जो हमने सीखा उसका एक क्विक रिवीजन करते हैं। हमने सीखा कि अंग्रेजों और मैसूर राज्य के बीच में 4 लड़ाइयां हुई। हैदर अली ने किस प्रकार से अपनी कुशलता के दम पर मैसूर राज्य पर शासन किया और पहली और दूसरी लड़ाई में नेतृत्व किया। हमने देखा मैसूर राज्य के 2 कड़े प्रतिद्वंदी थे, निजाम और मराठा। ये अवसरवादी थे, कभी इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया तो कभी इन्होंने मैसूर राज्य का साथ दिया। पहली लड़ाई जब लड़ी गई तो वह मद्रास के संधि के साथ समाप्त हो जाती है, जिसमें मैसूर राज्य विजयी होता है। लेकिन आगे की 3 लड़ाइयों में हम देखते जाएंगे कि किस प्रकार से अंग्रेज विजयी होते हैं। दूसरी लड़ाई को भी पहले पार्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से आयरकूट ने अपनी चालाकी के साथ उस युद्ध को अंग्रेजों के पक्ष में किया था और किस प्रकार से मैसूर राज्य को हराया था। मेरा सजेशन आपसे यह भी है कि इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप पार्ट 1 जरूर देखिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की, इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि उस वीडियो को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की चर्चा करेंगे। हमने देखा दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में शुरुआत तो हैदर अली करता है। चूंकि हैदर अली वहां का शासक रहता है, इसलिए हैदर अली शुरुआत तो करता है, लेकिन चूंकि बीच में आयरकूट की चपलता के साथ हैदर अली को बहुत गहरी चोटें आती हैं और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। तो जो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध था, कहने के लिए तो वो 1780 से लेके 1784 तक 5 सालों के लिए चलता है, लेकिन वास्तव में पोर्टो नोवा की लड़ाई जो 1781 में लड़ी गई, उसी युद्ध में अंग्रेजों ने इस युद्ध को अपने पक्ष में कर लिया और हैदर अली को घायल कर दिया। 1782 में हैदर अली की मृत्यु भी हो जाती है। उसके बाद से टीपू सुल्तान, जिसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से की थी, उसके शासन के तरीकों को सीखा था, तो अब टीपू सुल्तान का प्रवेश होता है। बीच में से ही द्वितीय आंग्ल मैसूर की युद्ध की जो लड़ाई हुई थी, वो दूसरे युद्ध के बीच से ही टीपू सुल्तान आता है और 2 सालों तक इस युद्ध को किसी तरह से चलाने का प्रयास करता है और यह युद्ध मंगलौर की संधि के साथ समाप्त हो जाता है। यह सब हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। टीपू सुल्तान के बारे में भी हमने देखा कि वो कितना धर्मनिरपेक्ष शासक था। उसके सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के चित्र अंकित होते थे। किस प्रकार से उसने मैत्री का काम किया, विदेशों से मदद लेने का काम किया और हमने देखा कि फ्रांस की मैत्री के लिए उसने स्वतंत्रता का वृक्ष श्रीरंगपट्टम में लगाया। उसने श्रीरंगपट्टम में जैकोबिन क्लब की स्थापना की। उसने पोलीगारो अर्थात जो दक्षिण भारत के जमींदार थे, उसने बीच का भी बिचौलिया व्यवस्था भी समाप्त कर दी और गरीबों से, किसानों से डायरेक्ट कांटेक्ट में आया। तो हमने यह देखा कि किस प्रकार से टीपू सुल्तान उस कालीन का होने के बावजूद उसकी सोच कितनी अच्छी थी, कितनी प्रबल थी। साम्राज्यवादी उसे सीधा साधा दैत्य कहते हैं, क्योंकि वास्तव में वह धर्मनिरपेक्ष था और पढ़ा लिखा था और सबका हितकर था। तो अब
हम देखते हैं कि दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध की जब आधी समाप्ति हो जाती है तो अब टीपू सुल्तान संभालता है, लेकिन उसने 1784 में मंगलौर की संधि के साथ युद्ध तो दूसरा वाला समाप्त हो जाता है, लेकिन अब अपने आप को टीपू सुल्तान प्रिपेयर करता है और लगभग 6 साल तक प्रिपेयर करने के बाद तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक लड़ा जाता है। इस समय जो गवर्नर जनरल रहता है वो कार्नवालिस रहता है। तो हम कहानी के माध्यम से समझते जा रहे हैं कि वास्तव में हुआ क्या था। तो कार्नवालिस ने अंग्रेजों से यह कह दिया कि टीपू सुल्तान ने फ्रांस के साथ गुप्त समझौता कर लिया है, मतलब कार्नवालिस ने भड़काने का काम किया और इसके बाद से लड़ाई शुरू होती है। और हम ये देखते जाते हैं कि इस युद्ध में शुरुआत में टीपू सुल्तान जोर लगाता है, लेकिन अंत में श्रीरंगपट्टम में उसको घेर लिया जाता है और 1792 ईस्वी में 1792 में श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। और चूंकि टीपू सुल्तान को घेर लिया जाता है और इनके पुत्रों को नजरबंद कर दिया जाता है, इस प्रकार से हम यह देख लिए कि इस युद्ध में भी अंग्रेज कार्नवालिस के सहयोग से किस प्रकार से विजय प्राप्त करते हैं। और निजाम मराठाओं को भी इन्होंने, जो कि उनके कड़े प्रतिद्वंदी थे, इस बार इन्होंने अंग्रेजों ने अपने साइड ले लिया और यह भी हार का एक कारण बना। किस प्रकार से मैसूर राज्य इसमें हार गया हमने बेहतरीन तरीके से सीखा। तो 1792 में जो श्रीरंगपट्टम संधि हुई थी, श्रीरंगपट्टम की जो संधि हुई थी उसमें यह तय हो गया कि इस लड़ाई में मैसूर राज्य पीछे रह गया है। चूंकि टीपू सुल्तान घेरा जा चुका है, इसलिए मैसूर राज्य इसमें हार जाता है और संधि के तहत टीपू सुल्तान को अपने आधे राज्य, संधि में टीपू सुल्तान को अपने आधे राज्य को देना पड़ा, देने के लिए विवश किया जाता है और 3 करोड़ रुपया जुर्माना लगता है टीपू सुल्तान को। ये विवश किया जाता है कि आप इसको दीजिए। टीपू सुल्तान शुरू में इनकार करता है, चूंकि इसके पुत्रों को नजरबंद कर दिया जाता है, इसलिए अंग्रेज अब जबरदस्ती करने लगते हैं और इससे टीपू क्या होता है, टूट जाता है। मतलब तीसरे ही आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान टूट गया और चूंकि घेर लिया जाता है और ये मैसूर राज्य के लिए हार का एक कारण बनता है और इनको श्रीरंगपट्टम की संधि में अपना आधा राज्य और 3 करोड़ जुर्माना देने के लिए विवश किया जाता है। तो हमने देखा कि तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में किस प्रकार टीपू सुल्तान हार जाता है और मैसूर राज्य की हार होती है। अब आगे बढ़ते हैं चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध की तरफ। अब मैं इसे मिटा देता हूं, आपको नोट करना हो तो नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम देखेंगे चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध को।